अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी की सदन में वापसी हो गई है। यानी अब तस्वीर स्पष्ट है, वो वायनाड से सांसद हैं, लोकसभा में अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे और अब दो बड़े दिग्गजों के मुकाबले के लिए देश तैयार है। और ये मुकाबला कल होगा और इसको जवाब देंगे 10 तारीख को शाम 4 बजे देश के प्रधानमंत्री। यानी अब मोदी वर्सेस राहुल क्लैरिटी आ चुकी है। यानी राहुल गांधी ही अब जो इंडिया अलायंस को जिन्होंने क्रिएट किया, अब मोदी से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो राहुल गांधी कल स्पीच देंगे और मोदी उसका जवाब देंगे 10 तारीख को। बड़ा दिलचस्प होगा जब दो दिग्गज टकराएंगे। क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा? क्या इंडिया अलायंस को ताकत मिली है राहुल के आने से? जवाब है हाँ। तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के पास मोदी हैं, जिनकी काट अभी किसी के पास है नहीं। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प है और आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु भी यही है। बहन भाइयों, इन दिनों संसद बड़ी गुलजार हो गई है। राहुल गांधी की वापसी हो गई है और राहुल गांधी मानसून सत्र और अपने निलंबन के बाद से पहली सार्वजनिक स्पीच कल देश की संसद यानी लोकसभा में देने जा रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। कल विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की तिथि मुकर्रर हुई है और कल से अगले 3 दिन 8, 9 और 10 8-8 घंटे 7-7 घंटे प्रतिदिन चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव पर। मोदी और राहुल आमने सामने होंगे। बहुत अरसे के बाद दो बड़े दिग्गज आमने सामने बैठेंगे पार्लियामेंट में और पूरा देश सुनेगा। ये बड़ा दिलचस्प नज़ारा होगा, क्योंकि इस सत्र से लेकर अब तक जिस तरह का टकराव विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चल रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 दिन इस देश की पार्लियामेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। क्यों होने जा रहे हैं? क्योंकि कल से जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव शुरू होगा, राहुल गांधी की बड़ी स्पीच होगी, कम से कम 40 मिनट, और फिर 10 तारीख को देर शाम में जवाब देंगे प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। फिर वोटिंग एक्सेट्रा की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जाएंगी। इंडिया अलायंस को क्रिएट किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के इस अंतिम अवसर को गंवाना नहीं चाहते हैं। पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुकाबले में महाबली हैं मोदी, अपराजेय मोदी। मोदी को हराना फिलहाल नामुमकिन सा प्रतीत होता है इंडिया अलायंस के लिए। अब देखना होगा कि इंडिया अलायंस मोदी का मुकाबला कैसे करती है। ये दो बड़ी विचारधाराओं का भी टकराव है बहनों भाइयों। ये दो बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ का भी टकराव है। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाला चुनाव असाधारण है। लोग कहेंगे कि हमने 2024 का जनरल इलेक्शंस देखा है या उसमें पार्टिसिपेट किया है। दो बड़ी विचारधाराएं आपस में जब टकराती हैं पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र में, टकराव कोई लड़ाई झगड़े का टकराव नहीं है। टकराव इस बात का है कि कौन सी विचारधारा से देश आगे बढ़ेगा और किस विचारधारा से भारत को आगे बढ़ना चाहिए। वैचारिक मतभेद किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जहां मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। जहां इस बात को लेकर मतभिन्नता होनी चाहिए, देश तरक्की कैसे करेगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, गरीब की उन्नति कैसे होगी, हर हाथ को काम कैसे मिलेगा, देश में अमन चैन रहेगा, तकनीक के क्षेत्र में हम नया आयाम कैसे स्थापित करें, दुनिया में भारत का मान कैसे बढ़े और अपने लोगों को हम नैतिक, सामाजिक, आर्थिक मूल्यों पर कितना समृद्ध और विकसित कर सकें। वैचारिक टकराव बहनों भाइयों वहाँ होना चाहिए। वैचारिक टकराव व्यक्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए। वैचारिक टकराव पार्टी के आधार पर नहीं होना चाहिए। वैचारिक टकराव देश की उन्नति के लिए होना चाहिए कि वो किस विचारधारा के जरिए हम देश को तरक्की के पायदान पर सबसे पहले पहुंचा सकते हैं। फास्टेस्ट फर्स्ट। कोई देश का दुश्मन नहीं है, कोई देश का विरोधी नहीं है। ये पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, जहां हर कोई देश के हित के बारे में सोच रहा है और सोचना भी चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में आप यही अपेक्षा करते हैं कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। लिहाजा सत्ता पक्ष कोई मालिक नहीं है और विपक्ष
किसी का दुश्मन नहीं है। यह नज़रिया साफ होना चाहिए, यह नज़रिया स्पष्ट होना चाहिए। हम वैचारिक आधार पर किसी विषय पर अलग अलग ओपिनियन पॉलिटिकल पार्टी रखें, लेकिन देश सबसे पहले, इस देश के नागरिकों का हित सबसे पहले, इस देश की रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि सर्वप्रथम होनी चाहिए। एक नागरिक, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को भी मेरी यही मशवरा है कि इस पर ज़रूर ध्यान दें। लिहाजा अगले 3 दिन आप लोग सबको बहुत सावधानी से सुनिए, क्योंकि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो नेताओं के मन की बात निकलती है, दिल की भड़ासें भी निकलती हैं, और जिन्होंने 9 साल 10 साल काम किया वो अपने प्रगति भी बताते हैं। निरपेक्ष भाव से आपको सबकी सुनने की ज़रूरत है और सच के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। यही हमारे संसदीय लोकतंत्र, यही भारत की महानता है। आज मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, कुछ बयान सुने, फिर इस पर डिबेट करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट यानी के द्वारा दिए गए निर्णय के बाद जो मंदिर है सबसे बड़ा प्रजातंत्र का, संसद के गलियारों में एक बार फिर सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। लोकसभा के चुनावों में जनता के सामने ये विकल्प जरूर आना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का प्रत्याशी कौन है, लेकिन अभी उनका I.N.D.I.A ये गठबंधन अपना नेता चुनने में असफल साबित हुआ है। तय नहीं कर पा रहे कि गठबंधन का नेता कौन होगा। माननीय राहुल गांधी जी की सांसदी की बहाली लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, देश की न्यायपालिका की जीत है और साजिश करने वालों की हार है, तानाशाही व्यवस्था की हार है। और जहां तक सवाल 2024 के देश के चुनाव का है, तो इंडिया बनाम एनडीए का चुनाव होगा और जीतेगा इंडिया। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विधायक भी हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, अमिताभ त्रिपाठी जी जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। राजेश चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। अभी तक आप कह रहे थे कि मोदी के मुकाबले कौन, मोदी के मुकाबले कौन, तो मोदी के मुकाबले राहुल गांधी, और हाथ कंगन को आरसी क्या, कल 12 बजे टीवी देख लीजिएगा। अब नहीं, राहुल गांधी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की है, तो वो लोकसभा के अंदर आएंगे। संसदीय लोकतंत्र आप बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर रहे थे, उसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है। उन्होंने जो बयान दिया उस पर केस चला, एक कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, दूसरे ने उसको रोक दिया। इसमें हमें कुछ नहीं कहना, कोई आपत्ति नहीं है, हम फेस करेंगे उनको। और रही बात मुकाबले की, तो मुझे लगता है मुकाबले के साथ साथ देश का मनोरंजन भी होगा, ज़बरदस्त मनोरंजन हो। राहुल गांधी जब पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं तो मनोरंजन भी खूब होता है। हो सकता है आंख फिट मिटमा जाए और कोई नया तरीका निकाल करके आए जिससे लोगों को और आनंद की अनुभूति हो। हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, विपक्ष अपना पक्ष रखेगा, सत्ता पक्ष अपना पक्ष। राहुल गांधी और उनका जो इंडिया अलायंस है, आप उसको अपने लिए चुनौती तो मानते हैं? देखिए, INDIA जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, मैं पूछना चाहता हूं, देखिए किसी भी राज्य की चर्चा करिए, आज उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के अलावा कौन सा वोट इनमें प्लस करेगा जो 2019 में इनके साथ नहीं था और जुड़ गया हो। समझिए आप, बसपा छोड़ के चली गई है, राजभर जी छोड़ करके चले गए, ये नुकसान ही हुआ हो, कोई लाभ नहीं हुआ। अब आप राजस्थान में जाएंगे तो कौन सी पार्टी इनको प्लस कर रही है, मध्य प्रदेश में जाएंगे कौन सी पार्टी प्लस कर रही है, उत्तराखंड में जाएंगे कौन सी पार्टी प्लस कर रही है। यदि हम बंगाल की बात करेंगे तो ममता बनर्जी को ये क्या फायदा दे पाएंगे। तो ये जो गठबंधन है, ऐसे लोगों का गठबंधन है जो जनता के द्वारा लगातार नकारे हुए दल हैं, जनता जिनको स्वीकार नहीं करती। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व पूरी तरह से देश की जनता को स्वीकार है। और मैं कहता हूं ब्रजेश जी, एक बार देखना 2024 में हम और आप यहाँ फिर दोबारा डिबेट कर रहे होंगे,
पिछले रिकॉर्ड को 2019 का जो रिकॉर्ड है उसको एनडीए गठबंधन तोड़ेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये जनता मन बना चुकी है। ये काम के दम पर, विकास के दम पर, देश की जो साख दुनिया के अंदर आज है, जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, वो हमारी पूंजी है। जन जन तक जाकर के हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। 24 घंटे हमारा संगठन। आपका धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिएगा। इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत को कनेक्ट करना चाहता हूं। अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, नीतीश कुमार को बनाएंगे, ममता बनर्जी को बनाएंगे या अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। सर अभी ले लो, तत्काल जब पूछ लेता हूं ना, इसमें विलंब क्या। मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। तो अब ये मान लें कि राहुल गांधी ही इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा बीजेपी जैसी महाबली पार्टी से, माइटी पॉलिटिकल फोर्स से लड़ने के लिए आपके नेता तैयार तो हैं? महाबली तो मायावी लोग भी थे ब्रजेश भाई, और आप ही ने पढ़ा रामायण में कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा। एक बिरथ रघुवीर ने रावण के रथ को किस तरीके से संहार किया था आपके सामने। मायावी लोग बड़े महाबली दिखते हैं जब तक वो रघुवीर के सामने नहीं आते हैं, जब तक वो जनता के सामने नहीं आते। मोदी वर्सेस मुद्दे चुनाव है, मोदी वर्सेस और कुछ चुनाव नहीं है। मोदी वर्सेस मणिपुर चुनाव है, मोदी वर्सेस चीन के साथ आंख न मिलाने का पाप चुनाव है, सीमा की असुरक्षा चुनाव है, मोदी वर्सेस महंगाई चुनाव है, मोदी वर्सेस महिलाओं का सम्मान चुनाव है, मोदी वर्सेस बेरोजगारी चुनाव है, अग्निवीर चुनाव है। कितने कह दूं आपसे, मोदी वर्सेस हैं। राहुल गांधी जी उन मुद्दों का नेतृत्व कर रहे हैं और जनता के नेतृत्व में उन मुद्दों के साथ चल रहे हैं। जनता चुनाव हराएगी राजेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने एक चीज और सही कही, हम सहमत हैं आपसे, कल बड़ा मनोरंजन हुआ सुनने को रावण रथी से सुनने को मिलेगा जर्सी गाय विदेशी बछड़ा, सुनने को मिलेगा बीके हरिप्रसाद, सुनने को मिलेगा हम लोगों को कि हम 600 करोड़ से जीते हैं, 600 करोड़ की जनता इनको वोट देती है। सुनने को यह भी मिलेगा कि जब कि भाई सुरेंद्र जी, आपका वीडियो हम तक पहुंच नहीं पा रहा, कुछ तकनीकी बाधा है। हम जैसे ही ठीक होगा आपको वापस कनेक्ट करेंगे। मैं उसको ठीक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फराज किदवाई हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी जैसे ही जुड़े मुझे तत्काल सूचित किया जाए, उनका वीडियो और ऑडियो चेक करा के। फराज जी शुक्रिया आपका। तो अब तो ये तय हो गया है कि राहुल गांधी सदन जा रहे हैं और अपोजिशन उनके नेतृत्व में लड़ाई को तैयार है। क्या आप राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार करते हुए इंडिया अलायंस को आगे लीड करने को तैयार हैं? देखिए ब्रजेश जी, जैसा अभी सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने बोला और हमारे जो अभी लीडर साजन साहब भी बोल रहे थे कि ये जो जीत है राहुल गांधी जी को, जो दोबारा पार्लियामेंट में जा रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है, ये न्यायपालिका की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, तो ये सही बोल रहे हैं। दूसरी बात रही बात लड़ाई की, तो मैं भी उसको ही रिपीट करूंगा कि इस बार जो आपने बिल्कुल सही कहा ब्रजेश जी कि 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो जीवन भर याद रखेंगे कि हाँ कि हम लोगों ने 2024 का इलेक्शन देखा। और उसका रीज़न ये है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है ये राजपूत जी ने बिल्कुल सही कहा कि बेरोजगारी वर्सेस बेरोजगार वर्सेस मोदी इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन गरीबी वर्सेस गरीब वर्सेस मोदी इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन महंगाई वर्सेस महिलाएं वर्सेस मोदी इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन मजदूर वर्सेस मजदूरी वर्सेस मोदी इलेक्शन पर होगा। एक कांटा फंसा हुआ है फराज भाई। जी 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 जी, लीड कौन करेगा? हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता लीड करेगी, इंडिया गठबंधन अगर लीड उधर से एक करेगा। सेनापति है तो आप ये सिर्फ जुमला दे के नहीं निकल सकते कि 140 करोड़ जनता लड़ेगी। एक कोई लीड करता है। 2017 के जब चुनाव हुए थे ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश में, तो कौन लीड कर रहा था? तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी लीड नहीं कर रहे थे। देखिए, जरूरी ये है कि आज जो बहुत बड़ी झूठी पार्टी जो है ब्रजेश जी, इसको हराना जरूरी है। कौन लीड करेगा, कौन लीड नहीं करेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या होगा, ये फॉर्मेट हम लोग इलेक्शन के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ब्रजेश जी, जो कि मुझे आपके चैनल के थ्रू एक्सपोज भी करना है इनको। भारतीय जनता पार्टी को मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये बहुत बड़ी झूठी पार्टी है? वो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आज
आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होता है और मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा होता है कि भारत जो है वो पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस 5वीं जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो आज ये प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि 3.34 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ये इन्होंने बनाई है, ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। पूछिए क्यों? क्योंकि 2007 में ब्रिजेश जी जो इंडियन इकोनॉमी का साइज था वो 1.21 ट्रिलियन डॉलर था, जो 2014 में बढ़कर के 2.13 ट्रिलियन डॉलर हो गया, यानी कि करीब 76% की ग्रोथ रेट थी। और 2014 से और 2022 तक के जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 56% है। तो इन्होंने तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया है। इन्होंने कहां से बढ़ा दिया है? अगर इसको सिंपली एक्स्ट्रापुलेट भी करते, देश उसी स्पीड में ऑटो पायलट पे चलता रहता, तो आज हमारी इकोनॉमी जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर की हो जाती। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी 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 जी, ये भी तो एक फैक्ट है। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन इस आप उसके अंदर के निहितार्थ फैक्ट्स में जा सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय पे जा सकते हैं, कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए, महंगाई की दर पे जा सकते हैं, उसके विभिन्न सूचकांक हो सकते हैं। ब्रिजेश जी मैं उसी बात पे आ रहा था कि क्या है कि मैंने अभी बोला कि मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आपका भी चौड़ा हो जाता होगा कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है, बिल्कुल अभी सही आपने बोला, हमारी प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा जीडीपी है वो लोवेस्ट है G20 कंट्रीज में। इसका मतलब ये हुआ ब्रिजेश जी कि आज देश में जो अमीर है वो अमीर हो रहा है और गरीब जो है वो गरीब हो रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, आज की तारीख में अगर आप देखिए जो टोटल हमारी लेबर फोर्स है ब्रिजेश जी, उसका 45.5% जो है वो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर में है। यानी कि अगर हमारे 10 लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है तो करीब 4.5 से लेकर के 5 आदमी जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। आपको राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा है? मुझे इंडिया के नेतृत्व पे भरोसा है। इंडिया के जो घटक दल हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे भरोसा है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे भरोसा है, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे भरोसा है, माननीय ममता बनर्जी के नेतृत्व पे भरोसा है। हमारे पास तो पूरा गुलदस्ता है, हमारे पास तो पूरा गुलदस्ता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। एक्चुअल इंडिया को, आइडिया ऑफ इंडिया को इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिजेश जी। आप ये देखिए, हम लोगों के लिए, हम लोगों की जो फिलॉसफी है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे लगता है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ जो गठबंधन में जो हमारे तमाम लीडर हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया फराज भाई, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सुरेंद्र राजपूत से हमारा संपर्क स्थापित हो गया है। राहुल गांधी कल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी उनको अपने लिए चुनौती ही नहीं मानती राजपूत जी। और दूसरा, आपने अभी कहा मोदी वर्सेज महंगाई, मोदी वर्सेज मणिपुर, आपने मुद्दों का जिक्र किया, बट व्हाई नॉट मोदी वर्सेज राहुल गांधी? ब्रिजेश भाई, जनता वर्सेस मोदी है। आप एक चीज जानिए कि हमें अहंकार नहीं पालना, क्योंकि हम अहंकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान का जो इलेक्शन है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अमेरिका की तरीके से प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो और संविधान को ये लोग खत्म करें। हम संविधान को, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म नहीं होने देंगे। जिस तरीके से ये लोग संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं, इसी का तो विरोध है। जो अहंकार नरेंद्र मोदी ने मायावी अहंकार पाल रखा है, उसी का तो विरोध है। और मायावी अहंकार के सामने अगर मायावी अहंकार होगा तो फर्क क्या रहा? जनता को फर्क पता चलना चाहिए कि मोदी वर्सेस मुद्दे है, अहंकार वर्सेस विनम्रता है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा। मैं तो आपसे कहता हूं, आज भी कहता हूं कि हमारे पास नेतृत्व की अनेक संभावनाएं हैं। श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस में हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस में हैं, आप क्या नाम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में है, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड में है, लालू जी के बेटे तेजस्वी जी आरजेडी में है, एमके स्टालिन जो है डीएमके में है। इस तरीके से मेरा एक बहुत साफ साफ सवाल है आपसे, कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं सर जी, कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं सर। सामूहिक नेतृत्व होगा या किसी व्यक्ति का नेतृत्व होगा? सामूहिक नेतृत्व होगा, मुद्दे तय करेंगे। हमारे यहां नेतृत्व समस्या नहीं है। आज की डेट में नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ अहंकारी भाजपा कर रही है। वही तो मैं आपसे पूछ रहा। राजेश चौधरी जी हमारे मित्र हैं, विधायक भी हैं। राजेश चौधरी जी से मैं पूछ लेता हूं, अगर इनमें हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो, और ये पुरानी भाजपा के सदस्य हों जो अटल जी की टाइम की भाजपा थी, तो बता दें इनके यहां पे नरेंद्र मोदी के अलावा कौन? हमारे पास हिम्मत है खड़गे साहब का नाम लेने की, राहुल जी के साथ में। हमारे पास हिम्मत है नीतीश कुमार का नाम लेने की, हमारे पास हिम्मत है अखिलेश यादव जी का नाम लेने की, एमके स्टालिन साहब का नाम लेने की, शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का नाम लेने की।
लेकिन सर, अगर 10 इनके साल पास बाद हिम्मत भविष्य हो, में क्या तो होगा वो नरेंद्र तो मोदी अलग जी के विषय अलावा है। एक आदमी। वर्तमान का मुकाबला करना है सर, हमें वर्तमान में रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वर्तमान में मुकाबला बहुत स्पष्ट है कि क्या नाम, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और पोरबंदर से लेके अगरतला तक सार्वदेशिक रूप से कांग्रेस पार्टी ओके, चुनाव और एंड राहुल मुकाबला गांधी भारतीय इज द जनता लीडर ऑफ पार्टी के इंडिया साथ कर रही है। अलायंस, करेक्ट? सुनिए पूरी बात सुनिए। देखिए, आधी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों में, हमारे साथी दलों में भ्रम की स्थिति जाएगी। जी। दूसरी चीज जो है, हमारे जो क्षेत्रीय छत्रप है अपनी पूरी ताकत से अपनी अपनी जगह पे मुकाबिल है। थैंक यू। मायावी शासन के सर पे कोई माथे पे तीर मारेगा, कोई भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई जंघाओं पे तीर मारेगा, और अरे राहुल सर, गांधी जी उनकी नाभि में तीर क्यों तो मारेंगे, ऐसी हिंसा क्योंकि की बात करते हो सार्वदेशिक सर? रूप से 4000 किलोमीटर की। क्यों तो तीर मारना सर, जी? कोई इस देश का दुश्मन नहीं है सर, सब कोई इस देश की प्रगति चाहता है, सत्ता नहीं, पक्ष नहीं, भी। नहीं, नहीं। आप लोग भी सर, हम तीर मारने की बात मीडिया कर भी रहे हैं, सर, सब इस राजनीतिक देश रूप को से, प्यार करते हैं। राजनीतिक रूप से परास्त करने की बात तीर कर रहे उड़ ना हैं। मारो हम सर लोग किसी। हिंसक लोग नहीं है, हम लोग कैलाश विजयवर्गीय नहीं है जो कह दे कि साहब फलाना हमारे समर्थन में तो हम उनको गोली मार देंगे। मैं सर हम राजनीतिक रूप से ओपनिंग परास्त स्पीच करने में की भी यही कर बात कही, फिर कह रहा हूं, कोई इस देश का दुश्मन नहीं है। मैं ये फिर संसदीय से कहता लोकतंत्र हूं, है, सब कोई मैं देश फिर की से कहता हूं प्रगति कि हम चाहता है। राजनीतिक रूप से परास्त करने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद सर, शुक्रिया। मैं एसबीएसपी और के आपका, नेशनल और जनरल सुनिए सर, सेक्रेटरी एक और आखिरी लाइन। अच्छा सर, कंप्लीट कर आखिरी लें, लाइन। कंप्लीट कर लें। आखिरी लाइन ये है कि हाँ सर, सुरेंद्र जी की हमारे बातें इंडिया खत्म को नहीं होती। तोड़ने की इतनी कोशिश की। जी हाँ बोले सर, बोले। हमारे इंडिया को तोड़ने की इतनी कोशिशें, 70,000 धन्यवाद सर, करोड़ के आरोपी धन्यवाद। को मुख्यमंत्री बना लेते हैं, जी। 100 करोड़। नहीं, आखिरी सुन तो लीजिए। लेकिन एनडीए टूट गया कल तो, 38 दल थे, कल एक मणिपुर वाले कुकी अलायंस ने इनसे समर्थन वापस ले, भगदड़ मच गई। बहुत धन्यवाद सर। एसबीएसपी के अभी नेशनल उत्तर जनरल प्रदेश के भी सारे सेक्रेटरी दल और राष्ट्रीय छोड़ने वाले प्रवक्ता हैं। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं। इनको लोग वायरल राजभर भी कहते हैं। ये कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो वायरल हो जाती है बातें। बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप मुकाबले के लिए तैयार रहिए। आज आप लोगों ने काफ़ी फ़ोटो खिंचाई विधानसभा में, लेकिन उससे बात बनने वाली नहीं है। अभी तक शपथ ग्रहण की तारीख नहीं आई और राजेश चौधरी बताने को भी तैयार नहीं है कि शपथ कब होगी। देखिए, जब उसका टाइम आएगा तो वो भी आपके स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन अभी चर्चा जिन मुद्दों पर हो रही है, हमारे भाई हैं सुरेंद्र राजपूत जी, ये बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लंबे समय से श्री राहुल गांधी जी को लीडर बनाने में लगे हैं। लेकिन क्या करें, जनता उनको लीडर मानती ही नहीं। और लीडर इतना बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कहते हैं कि एक फ्यूज बल्ब का झालर एक बनाए हैं और उसी से ये राग अलाप रहे हैं कि हाँ मोदी जी का मुकाबला करेंगे। न मुद्दों पर बात चर्चा कर रहे हैं, न विकास पर चर्चा कर पा रहे हैं। नहीं सुरेंद्र जी, देखिए पहले राउंड में सर नो इंटरप्शन। आप में इतना संयम होना चाहिए सुरेंद्र जी। आप पुराने प्रवक्ता हैं, डिबेट का नियम जानते हैं सर। नियम न तोड़ें सर, ठीक कर नहीं पा रहे हैं। इसी से कांग्रेस सर नियम न तोड़ें सर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, नियम न तोड़िए सर। यही है कि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने खारिज कर दिया। सर मैं अवसर दूंगा, आप कृपया नियम न तोड़ें, मैं निवेदन कर रहा हूँ। नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए, अरे भैया नेतृत्वकर्ता 2019 में भी रहे हैं, 2017 में भी रहे, 2014 में भी रहे हैं और लंबे समय से 37 साल से आप नेतृत्वकर्ता ही बना रहे हैं। देश की जनता कितना उनके साथ आ रही है आप देख रहे हैं, देश की जनता भी देख रही है। अब कांग्रेस कैसे लड़ पाएगी एनडीए से जब आप एनडीए के साथ खड़े हैं? आपके रहते ये थोड़ी लड़ पाएंगे। हाँ बताइए, ये उत्तर प्रदेश में जिनके एक जिले में 10 कार्यकर्ता नहीं है, वो अब चलेंगे एनडीए से मुकाबला करने के? ये किसके लिए कह रहे हो? दो प्रवक्ता बोल चुके हैं, सपा वाले और कांग्रेस वाले। ये किसके लिए बोले हो? नहीं, हम ये कह रहे हैं, ये नाम लेकर बोलो, ये छू के मत भागो। ये क्या है? अब ये कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्वकर्ता जलवा है, बोलेंगे, सदन में आ गए। अरे भैया सदन में पहले भी थे, आंख मारते हुए नजर आए थे, ऐसा थोड़ी ना है। देश के प्रधानमंत्री जी का मुकाबला करने के लिए आपने बहुत सारे झालर को इकट्ठा पहले भी किया था। लेकिन ये सब भ्रष्ट है, जनता जान रही है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जमानत पर छूटे हुए लोग हैं। आने वाली समय में इन लुटेरों को देश की जनता ने देखा है और इन्होंने इसी चेहरे पे यूपीए का नाम रखा था, बदनाम हुआ है। और यूपीए क्यों बदनाम हुआ था? नाम बदनाम हुए नाम को आप बदल कर कहेंगे INDI ये हमारा एक बहुत बड़ा गैंग बन गया है, मोदी जी को हरा देंगे। अरे देश की जनता जिसके साथ रहेगी तो आप लाख गोलबंदी कर लीजिए, कहाँ हरा पाएंगे? ये महीना भर हो गया है, शपथ की डेट तो आ नहीं रही है। अपनी चिंता कर लो थोड़ा। चीन से पैसा लेते हैं सब, अपनी चिंता कर लो। के लिए शपथ की तो डेट आ नहीं रही, महीना भर से तो देख रहे हैं। आज हो रही है शपथ, कल हो रही है। कोई कह रहा मेरा मंत्री बनना तय है,
तो भैया कब वो तो बनोगे? तय है। ये राजेश टाइम चौधरी तो आएगा- बनाएंगे, मुश्किल लग रहा है। नहीं ये डेट भी नहीं देखिए, बताएंगे, नहीं, मंत्री डेट हम बता बनाएंगे, देंगे। डेट नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं, कैसे? लेकिन मुझे डेट पता है, लेकिन वो ओ, सार्वजनिक हम नहीं अरे तो बताएंगे। बताओ ना, बताओ क्या छिप के शपथ लेनी है? अभी हम बता देंगे तो चिल्लाने लगेंगे राजपूत जी, वाह वाह वाह, डेट बताना पुरानी जरूरी है फोटो क्या? ला करके नहीं, edit बीच में करके नहीं। दिखाने लगेंगे, समय के देखिए साथ ये है ये। नहीं राजेश जी, अरे बीच एक में तो- नहीं। समय के साथ सारी एक चीजें समाजवादी क्लियर हो पार्टी एक जाएंगी। गैंग कब- चलाती है, कब है कुर्बानी शपथ? गैंग। अगर एक दम जमाने है में तो बता कुर्बानी के गैंग बोल आज के क्या दिखाओ किया है ना। जानते हैं? मैं तो कह रहा हूँ एक- शपथ मुश्किल लग रही है, और अगर नहीं, आपके पास मुश्किल डेट कुछ है तो नहीं बता है। के दिखाओ। नहीं है, आप मुश्किल देखिएगा, लग रहा है मुझे जल्द तो। ही आएगा, मुझे तो मुश्किल जल्द लग ही रहा है, आएगा। मुश्किल नहीं, लग रहा है। एक आज गैंग वालों ने खेला किया है। आप देखिए प्रदेश के सामने कितना ये लोग झूठ परोस रहे हैं। आप झूठ परोस करके जनता के सामने अच्छा नहीं बन सकते हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठे थे, वो कुर्सी लेकर के बैठने वाले थे, तब तक फोटो खींच के कह रहे हैं देखिए कुर्सी नहीं मिल रही, सम्मान नहीं मिल रहा। अरे भैया मजाक क्या बनाते हो? देश की जनता मूर्ख समझते हैं, प्रदेश की जनता को मूर्ख समझते हैं। ये कब हुआ? कि ये तो आप मुझे किसी पता ही भी नहीं एंगल था। से एडिट करके प्रदेश कब के हुआ? सामने पेश करेंगे। नहीं, अभी एक एडिट करके ये चला गए हैं अच्छा। अपने सोशल मीडिया गैंग वाले अरे, लोग। ये एडिट बहुत करके कह पीछे रहे हैं पड़े हैं पिछड़ों ये का अपमान हो आपके, गया। इसीलिए कह रहा हूँ शपथ ले लो, सब संकट का समाधान कर दो। और वही चीज जब माननीय मुख्यमंत्री के बगल में बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं तो उसको पोस्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो सम्मान मिल गया है, अब इसको हटाओ, जहाँ कुर्सी पे बैठ नहीं पा रहे पहले उसको फोटो खिंचवाओ। तो ये है प्रदेश की जनता, न तो अब जनता न IND मुख्यमंत्री के साथ पसंद कर रही है किसकी फोटो खींच गई? थोड़ा नाम तो ले लो। नहीं, ये हमारे नेता का फोटो खींच रहे थे। ये चोरी चोरी जो है एडिट करते हैं, आधा कौन? फोटो मुड़ी काट करके इसमें, ये सपा वाले मुड़ी? हाँ हाँ, आधा आधा मुड़ी काटते हैं अच्छा, और उसी में जोड़ देते हैं और ओहो। दिखाते हैं कि देखिए ये बदनाम हो रहा बड़े है पिछड़ा। कारीगर हैं सफाई। अरे ये पूरा एकदम मार खिलाड़ी हो गया इस समय। इन लोगों के हाँ। पास जनता तो है अरे नहीं। आप ऐसी ट्रेनिंग देकर गए हो कि ये खिलाड़ी हो गए हैं? नहीं, मुद्दा क्या है कि अभी सदन में हमारी सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, जी। और ये टमाटर गले में लटका करके बैठ रहे हैं जमीन पर। अरे भैया मुद्दा से क्यों भाग रहे हो? आओ महंगाई पर चर्चा करो, बेरोजगारी पर चर्चा करो, आप जितना मुद्दा लेकर आ रहे हो हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन आप बाहर बतियाते कुछ और हो। आप जो सार्वजनिक जब बैठक होती है, धन्यवाद। सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें चर्चा कुछ और करते हो, जनता के बीच में अमिताभ चर्चा त्रिपाठी कुछ और मेरे करते साथ हो, मौजूद सदन में हैं, जाकर जाने माने के बताते हो। पत्रकार हैं। शुक्रिया अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो अब कल से तो बड़ा दिलचस्प नज़ारा हमें पार्लियामेंट के भीतर दिखेगा, और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल वैचारिक टकराव का दिन कल से शुरू होता है। तो कब ये माने कि 24 में मोदी वर्सेज राहुल? ये तो पहले से ही तय है, और ये कोई नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ये तो पिछले 2 चुनावों से हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक बात अभी मैं आपके डिबेट में, आप देश के बड़े पत्रकार हैं और आपका जो चैनल है, इसका जो डिबेट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और आप बहुत गंभीरता के साथ विषय रखते हैं, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। पूरी डिबेट में देख रहा था अभी, इसमें जो पक्ष आ रहे थे, जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से आया और कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से आया, इसमें मैं एक बात देख रहा हूं कि मैं निष्पक्ष रूप से बता रहा हूं और मेरा सुझाव है इनके लिए, इसमें कहीं से मुझे मुद्दा ही नहीं दिख रहा था। और जो गलती 2 चुनावों में ये बार बार कर रहे हैं वही फिर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, और यही बात जब ये लेकर जनता के बीच में जाते हैं तो इनका जनाधार कम हो जाता है। समाजवादी पार्टी के व्यक्ति जो है बार बार ये कह रहे थे कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, इसकी हमें खुशी है, लेकिन उनको बुरा ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को इसको क्रेडिट नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो भी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसमें राजनीतिक जो व्यवहारिकता है वो बिल्कुल नहीं झलक रही है। आप आखिर बात करिए ना कि किस आधार पे आपका जनाधार बढ़ेगा, आपको वोट परसेंटेज कहाँ से आएगा, आपको ऐसा कौन सा परिवर्तन 2019 के बाद से 24 में हो गया है कि जिससे राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस तो राहुल जी को 2004 से ही लॉन्च कर रही, भट्टा परसौल से उनकी लॉन्चिंग शुरू हुई थी और कितने पड़ावों से होते 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 भारत जोड़ो यात्रा तक पहुंची है। त्रिपाठी तो जी, आप ये उसमें कहना कुछ चाहते नया हैं कि दिख ही नहीं अपोजिशन रहा है में और भी कांग्रेस जो है कुछ नया मोदी कर को भी नहीं पाई। डिकोड करने का फार्मूला खोज नहीं पाया? देखिए, नरेंद्र मोदी का जो फॉर्मूला ये लोग क्या है कि जब तक ये स्वीकार नहीं करें कि नरेंद्र मोदी कुछ उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको जनता का विश्वास हासिल हो रहा है, जब तक इस बात को ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसका अल्टरनेटिव नैरेटिव, ये डिनायल में रहते हैं, ये सोचते हैं कि हम नरेंद्र मोदी की किसी भी उपलब्धि को
जनता तो मानती है ना कि उन्होंने आखिर उन्होंने कुछ किया होगा, तभी तो। अब ये बार बार आके कहना कि वो नेगेटिव आधार पर जीतते हैं, तो ये तो लोकतंत्र में जनता का अपमान है ना। जब भी वो जीतते हैं तो कहा जाता है कि वो नकारात्मक आधार, इसका मतलब जनता जो है वो बेवकूफ है भारत की। आप बार बार यही कहते हैं ना, जब आप बार बार यही नैरेटिव जनता के बीच में लेके जाते हैं तो जनता उससे आपके खिलाफ हो जाती। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आपके कहने का तात्पर्य है कि मुद्दों को गंभीरता से पकड़कर मुद्दों के आधार पर मोदी को घेरा जाना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत रूप से, करेक्ट? ये लोग व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी को टारगेट करते, कहते हैं कि हम नरेंद्र, अब संवैधानिक संस्थाएं, अभी मैं आपको, मुझे हास्यास्पद लग रहा है, अभी राहुल गांधी जी जितनी बार बाहर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशरी भी नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में आ गई है, सुप्रीम कोर्ट भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब पिछले 3 दिन से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही हम लोगों को न्याय दिया है और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही सत्यमेव जयते हुआ है। तो आप विरोधाभास देखिए ना, या तो सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका भारत में इंडिपेंडेंट नहीं है और या तो इंडिपेंडेंट है। दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। धन्यवाद अमिताभ जी, हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र जी भी डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। अब कल से बहुत हाई प्रोफाइल एक वैचारिक टकराव इस देश में होने जा रहा है। अमिताभ जी ठीक कह रहे हैं कि 2019 में भी ये वैचारिक टकराव हुआ था, लेकिन तब भी मोदी भारी पड़े थे। और मोदी को व्यक्तिगत रूप से लोग टारगेट करते हैं, शायद मुद्दों पर उनको घेरने में असफल होते हैं। ये उनकी जीत का भी बड़ा कारण है। आप क्या मानते हैं कि अब राहुल गांधी में कोई बदलाव आया है, उनकी छवि पहले के मुकाबले बदली है? और तीसरा प्रश्न कि जो इंडिया अलायंस उन्होंने क्रिएट किया है, इसमें इतना पॉलिटिकल पोटेंशियल है कि ये बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर का मुकाबला कर सकें? ब्रजेश जी, अगर मोदी सरकार में इतना छापा ना पड़ता तो शायद इंडिया अलायंस कोई गठबंधन बनता भी ना। विपक्ष को एक साथ आने के लिए शायद बीजेपी ने मजबूर किया और आज एक गठबंधन के रूप में इंडिया दिख रहा है। एक ज़माना था जब लोग कांग्रेस के खिलाफ ऐसे एकजुट हुआ करते थे, कभी सफलता मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। अब वही हाल भाजपा के खिलाफ इस देश की बहुत सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं। एक जरा सुधार जरूर ये आया है कि जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी इस अलायंस में, जिनको लोग हल्के में लेते थे, उनके छवि में और उनकी स्वीकार्यता में थोड़ा बदलाव आया है। जब से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, राहुल गांधी की जो पदयात्रा हुई है, फिर उसके बाद उनकी सांसदी खत्म होना, उनका घर खाली कराया जाना और आज उनकी फिर से संसद में वापसी होना, ये राहुल की छवि में एक बड़ा बदलाव लाती है। उनको एक बड़े नेता के तौर पर इस देश में सामने लेकर आई है ये घटनाक्रम। अगर वो कहीं जेल चले गए होते तो शायद इस देश में और बड़े नेता के तौर पर उभरे होते। देखिए, राहुल गांधी की वापसी से देश की सत्ता में कौन आएगा, चुनाव कौन जीतेगा, ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया का मनोबल जरूर बढ़ा है। और मार्च में वो गए थे, अगस्त में लौटे हैं, 5 महीना करीब उनको निलंबित रहे संसद से। अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आए, आज उनको बहाल कर दिया गया। ये जरूर है कि ये जो चुनाव होगा 2024 का, ये बहुत टक्कर वाला चुनाव होगा, कड़ा संघर्ष होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अब की बार गठबंधन बड़े बने हैं और नेता भी सब मजबूत हुए हैं। एक तरह से जो खाली मैदान की तरह था वो स्थिति नहीं बनती दिख रही है। ये जरूर है कि देश की सियासत में विपक्ष की भी अहम भूमिका रही है और तमाम नेता समय समय पर वहाँ स्थापित होते रहे। इलाकाई पार्टियों का भी अपना एक महत्व है और इसमें सब में जो घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे राहुल गांधी को लेकर, तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा नुकसान में रही है और कांग्रेस को फायदा हुआ है। अब कितना हुआ ये चुनाव बताएगा, लेकिन लोकप्रियता और स्वीकार्यता एक दोनों अलग अलग पैमाने हैं। उस पैमाने में अभी मोदी की तुलना में राहुल गांधी बहुत पीछे है और मोदी के पास एक बड़ा वोट बैंक है। एक मोदी लहर जो पिछले 10 साल से चल रही है इस देश में, अभी उसमें कोई ठहराव इतना आसानी से नहीं आया है। अभी उनके पास बहुत सारे योजनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, धर्म है, बेरोजगारी की बातें ज़रूर होती हैं, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा की बातें होती हैं, लेकिन
जब जब धर्म आ जाता है, हिंदू मुस्लिम आ जाता है, लोग इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। और एक सबसे बड़ी सच्चाई जात की है। जात के आधार पर टिकट बढ़ते हैं, जात के आधार पर चुनाव होता है और मतदान भी लोग उसी आधार पर करते हैं। तो जो जातियों का सबसे बड़ा समूह है वो तो भाजपा के पास है ही है। अभी देखिए, जो कभी भाजपा को लोडर बोलते थे वो उनके साथ हैं, वो लीडर हैं। अब वो कहते हैं ये सब झालर है, इस झालर में बहुत सारी बल्ब फ्यूज है। तमाम साथी उनको नए मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले खड़ी तो हो रही है, लेकिन अभी कितनी खड़ी हो पाई है ये 2024 के चुनाव परिणाम बताएंगे। ये देखिए, हम जब नेताओं पर माहौल की बात करते हैं तब ये देखते हैं कि राहुल गांधी अभी नेता विपक्ष में हैं। बीजेपी के पास तमाम सारे हथियार हैं, चुनावी योजनाएं हैं, रेवड़ियाँ भी हैं। और मोदी और अमित शाह, योगी, ये सब इनके पास बड़े बड़े चेहरे हैं। देश की जनमानस में भले ही अभी विपक्ष एकजुट हुआ हो, लेकिन भाजपा के पास हिंदुत्व, राम मंदिर, ज्ञानव्यापी और तमाम सारे ऐसे मामले हैं जो उसको लाभ पहुंचाते रहे हैं। ब्रजेश जी, हमारी आज इस डिबेट में एक ऐसे नेता भी बैठे हैं जो जिनकी पार्टी और नेता मंत्री बनने की लाइन में है, लेकिन शपथ ग्रहण में लेट हो रहा है। दर्जी की दुकान पे कपड़ा सिलाई का ऑर्डर हो गया था, लेकिन अभी लग रहा है सिलाई का पैसा लटका रहेगा जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि देश में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है और इसीलिए शायद शपथ ग्रहण में भी टाइम लगे। वैसे एक चीज़ ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिस संघर्ष के दौर में हैं, अभी उनको बहुत सारी परीक्षाएं और देनी पड़ सकती हैं। विपक्ष में उत्साह जरूर आया है, लेकिन अभी वक्त लगेगा। जी वीरेन जी, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। जी सुनिएगा कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली और कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तब तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, हम सब बात कर रहे हैं कल पेश होने वाले विश्वास अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, जिस पर कल से चर्चा प्रारंभ होगी। अगले 3 दिन 8 और 9, 10 को चर्चा होगी। कल राहुल गांधी की स्पीच होगी और 10 तारीख को देर शाम देश के प्रधानमंत्री मोदी भी बोलेंगे। अब इंडिया अलायंस के आर्किटेक्ट राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री और एनडीए के लीडर नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच मुकाबला है। लेकिन अभी अपोजिशन की तरफ से सेनापति को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चौधरी जी, आप भले ही ये लोग अभी राहुल को मोदी के सामने न ला रहे हो, लेकिन 140 करोड़ जनता का नाम लेकर ये आपसे मुकाबला करने को तैयार हैं। और बदले हुए राहुल गांधी, आप भी कोई बहुत कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, 140 करोड़ जनता इनके साथ होती तो प्रियंका वाड्रा को ये उत्तर प्रदेश के अंदर लेके आए थे, क्या हालत हुई इनकी। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहाँ बैठते हैं ये, कहाँ होती थी कांग्रेस। और सुरेंद्र राजपूत जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं। मैंने पूछना चाहता हूँ, जिस राम की चौपाई सुना करके आज आप दुहाई दे रहे हो, रावण रथी बिरथ रघुबीरा देख विभीषण हुए अधीरा, ये रामायण की चौपाई तो हम सब जानते हैं। पर आपने तो एफिडेविट लगाया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, काल्पनिक है। आप अपनी बात को ही स्वयं समाप्त कर रहे हैं। कितनी दोगली बात हुई, जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसका आप उदाहरण दे रहे हैं। सुरेंद्र जी, प्लीज। अरे भाई, एक तरफ वो व्यक्ति है जी, एक तरफ वो व्यक्ति है जो सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए राहुल गांधी। उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी माताजी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। और एक तरफ चाय वाले का बेटा। आप देखिए ना, कौन इसमें विरथी है और कौन रथी है, आप कल्पना करिए। अरे कोई रथी हो, लेकिन आप इस पर भी तो जवाब दो कि इस देश में महंगाई क्यों है, डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान पे क्यों हैं,
खाद्यान्न की कीमतें क्यों बढ़ी हुई हैं, देखिए सब्जियों की ब्रजेश जी, कीमतें क्यों बढ़ी हुई हैं, ब्रजेश लोगों को जी, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, देश आपको की इस पे जनता जवाब देना बहुत है। अच्छी तरह से जानती है इनके चरित्र को। इन्होंने देश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, बेईमानी की है, बेईमानी का अपराध किया है, उससे बचने के लिए सारे एकत्रित हो रहे, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो सर कहा अगर ना ये भ्रष्टाचारी वीरेंद्र सिंह जी हैं, ने तो ये जेल क्यों नहीं जा रहे, इनको वो सजा केवल क्यों नहीं करा पा रहे हो छापे आप? नहीं पड़ते तो एकत्रित 10वां साल है सर आपका, इनको सजा कराओ। मेरी बात सुनिए ब्रजेश जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मोदी जी ने अपने भाषण का एक भ्रष्टाचारी को सरकार बख्शने का काम नहीं करे। अभी समझौता कर लो इनसे पर्दे के पीछे, सब शांत हो जाएंगे। सबसे अलग अलग फाइलें जी, जैसे अजीत पवार वाला हुआ सर, उसी टाइप का समझौता। बेईमानी की है नहीं, ये तो चाहते हैं ना कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उनकी फाइलें बंद कर दो जी, सब समाप्त और हो देखिए जाएगा। कितनी अच्छी बात है, आपने बंद भी कर दी। पर जनता है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है किसके साथ रहना है, किसके हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित है, कौन देश को आगे बढ़ा करके ले जा रहा है, कौन अपने परिवार को आगे बढ़ाने का अगर काम वो करता है। अपोजिशन के साथ है परिवारवादी तो पार्टी है, महापापी, राहुल गांधी के अलावा महाभ्रष्ट, कांग्रेस में कोई महाडाकू, दूसरा नेता पैदा नहीं आपके हुआ। साथ आ और जाता मैं है तो तो पूछ रहा हूं, महासंत, नीतीश चाचा ईमानदार मुंह पहनाए घूम रहे हैं पूरे और देश देश के में। विकास में योगदान पिछले देने 6 वाला महीने सर, से नीतीश ये चाचा दोहरी रात बातें भर क्यों? नहीं सोए। रात में भी प्रधानमंत्री दिन में भी उनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आता है, वो कहाँ जाएंगे? ओके, मैं आपके नीतीश मित्र चाचा सुरेंद्र को देख राजपूत लो को ना। आमंत्रित करता हूँ। मार सुरेंद्र जी पलटी, गो मार अहेड। को पलटी, आरोप मार बहुत करके ज्यादा है कि आप थके। लोग बड़े कितनी भ्रष्टाचारी पलटियां हैं, उन्होंने मारी होंगी, इसलिए उनको उनके मौका मन मिलना में भी चाहिए। मुंगेरी लाल के हसीन थैंक सपने यू, हैं, वो कैसे पूरे धन्यवाद होंगे? चौधरी जी। अब सुरेंद्र जी की बारी है। सुरेंद्र जी गो अहेड। 9 साल हो गए भ्रष्टाचार की जांच करते, आज तक तो इनको कद्दू में कुछ नहीं मिला। हाँ, जिनके ऊपर अभी 10 दिन पहले आरोप लगाए 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, अजीत पवार को अपने बगल में बैठा करके उप मुख्यमंत्री, 100 करोड़ का भ्रष्टाचारी हसन मुशरीफ, दोनों ही देश की अदालत चौधरी जी आपको सुनना 200 चाहिए। करोड़ रुपए चौधरी जी आपको सुनना चाहिए। आरोपी है। चौधरी जी सुनने की क्षमता विकसित ईडी करें। ने जब्त कर रखा, ठीक है ना, ईडी ने जब्त कर लिया 200 करोड़ की संपत्ति प्रफुल्ल पटेल की, वो भी बाय बाय टाटा कर रहा है मोदी जी के साथ में। भ्रष्टाचार और परिवारवाद नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत है। मैं चौधरी जी को इतना ही कहूंगा, मित्र हैं, इनकी मजबूरी है अपनी। हाँ, अभी यहाँ पर एक नए पत्रकार महोदय, बड़े सीनियर सहाफी हैं, मैं नहीं जानता हूँ किस पत्र में है, उन्होंने कहा नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। मित्र, हमने तो सकारात्मक राजनीति की। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन दुनिया के 130वें नंबर पर है पर कैपिटल उसमें जी, ट्रिपल पी में, कि वो परचेजिंग पावर की 130 नंबर पर है। मालूम है आपको ये बात? हम नकारात्मक राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप लोग अति महत्वाकांक्षा में अति चाटुकारिता की राजनीति करते हैं। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से कहना पड़ रहा है कि आप पत्रकार मित्र अमित त्रिपाठी जी, जो भी अमिताभ है, क्या नाम है, मैं देख नहीं पा रहा हूं टीवी पे, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप अति चाटुकारिता की राजनीति करते हैं। आपको देश में महंगाई नहीं दिख रही? आपको नहीं दिख रहा है कि 60 रुपए का तेल 210 रुपए में सरसों का तेल हो गया? आपको नहीं दिख रहा है कि पिछले 1 साल में 30% से ज्यादा खाद्यान्न की कीमतें बढ़ गई हैं? आपको नहीं दिख रहा है कि 2014 में 3 रुपए 59 पैसे पर लीटर एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर, 25 रुपए कर दिया, 28 लाख करोड़ की। लेकिन वो जो कहना चाह रहे थे वो आप सुन नहीं पा रहे हैं और आप उन पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने आपसे ये कहा कि मुद्दों के नहीं, हमला नहीं, चाटुकार है वो। देखिए, आप उन पर पर्सनल कह रहे हैं, पर आप समझ नहीं पाए वो कहना क्या चाह रहे थे। आप नाहक राशन पानी लेके एक गरीब पत्रकार पे चढ़ दौड़े। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, राजेश जी प्लीज, राजेश जी आप मत बोलिए। चाटुकार पत्रकार हैं, भाजपा से पैसा खाते हैं। हमने भैंस खोली नरेंद्र मोदी। अगर कोई आपको मशवरा दे रहा है तो जरूरी है कि कांग्रेस से बीजेपी पैसे खा रहा है। ये बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग इस तरह से सुनिए सर, सुन लीजिए, हमने कौन सा नकारात्मक मुद्दा किया? क्या महंगाई देश में मुद्दा नहीं है? लगता है तो वो बोले। बेरोजगारी देश में मुद्दा राजेश जी नहीं है। आप क्यों बीच में बोल रहे हो भाई? राजेश जी है। आपने डिफेंड नहीं करना ना, अमिताभ बैठे अपना जवाब देंगे, आप सुनो सर। भाई सुरेंद्र जी, उन्होंने तो आपको मशवरा दिया ना, आपको इतनी आग क्यों लग गई? मणिपुर में देश नहीं, आप बताइए मुझे, मणिपुर देश में महिला। ओके, अमिताभ त्रिपाठी जी को मैं आउट ऑफ टर्न लेना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी, मैं चाहता हूँ कि अमिताभ त्रिपाठी अपने ऊपर लगे आरोपों का स्पष्ट जवाब दें। अमिताभ त्रिपाठी जी गो अहेड। बात करते हैं। हाँ सुरेंद्र जी, अब सुनिए। आ जाते हैं संघ से। हाँ देखिए सुरेंद्र जी बोले, आप शांत रहें। देखिए,
देखिए क्या है कि दौरा पड़ गया, सुरेंद्र दौरा- राजपूत जी राजपूत जी को को। मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त रिसर्च किया इन्होंने अरे भाजपा हमें नहीं संघ दौरा पे। पड़ा राजेश भाई, दौरा तुम्हें देखिए पड़ने वाला सवाल है। यही समस्या है, पूरी भाजपा को पड़ने वाला है, काहे चिंता कर रहे हो? ये जो हमें दौरा नहीं पड़ा। ये जो भड़काने की कोशिश करते हैं ना, प्रवोक करने, ये नई रणनीति बनाई है कांग्रेस के, सोशल मीडिया की तरफ से ट्रेनिंग दी गई है कि जो भी बात करने आए लॉजिकल हमारी उसको ट्रेनिंग को प्रवोक छोड़िए, करो, मुद्दे भड़काओ पर बात ताकि करिए वो अमिताभ सही बात ना त्रिपाठी। कर सके। क्या आप भारतीय मैं जनता पार्टी के एजेंट नहीं है? इन्होंने क्या जो आप संघ के एजेंट नहीं है? किस पत्रकार कौन सी किस में आप अखबार में काम करते हैं? कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? क्या व्यवसाय है आपका? बताएंगे? बात करते हैं, बताइए क्या व्यवसाय है आपका? अब किस देखिए- अखबार में काम देखिए- करते हैं और कितनी तनख्वाह मिलती है? सुरेंद्र जी, ये आप बिना इस तरह मतलब की होस्टाइल बात- करने की कोशिश क्यों ये- कर रहे हो ये- सर? उनको अपनी ये- बात रखने दो। नहीं हॉस्टाइल नहीं, आप उनको बात तो करने दो, अपनी बात तो रखने देंगे आप किसी का मुंह पकड़ लेंगे सर? नहीं बताए ना, तो बोलने जिम्मेवारी तो से दो सर। बताएं कि कितनी आप तनख्वाह बात मिलती करके है। अपनी बात शांति कैसे नहीं बात करते कर रहे हो। हो? ऐसा लगता है कि आप उनका मुंह बंद करना चाहते हो, उनको अब बोलने देखिए, तो दो। यही चरित्र है कांग्रेस का। ओके, बोलिए अमिताभ जी। कांग्रेस का यही देखिए, character अमिताभ है। जी आप देखिए, बोले मेरा प्लीज, चरित्र को गो छोड़िए राजेश अहेड। भाई, सिर्फ अमिताभ अपना त्रिपाठी नहीं, बोलेंगे, मैं गो रुपया अहेड। देता हूं इनको। बोलिए अमिताभ जी, यही कैरेक्टर है कांग्रेस। बोलिए अमिताभ जी। इस देश को में राजेश जी आप भी मत बोलो, दोनों लोग शांत हो जाइए। सिर्फ अमिताभ बोलेंगे, ओनली अमिताभ, केवल अमिताभ की आवाज दीजिए। अमिताभ जी go ahead। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो मोहब्बत की दुकान दिखा रहा है कि मोहब्बत की दुकान कितनी बढ़िया है, इनकी चल रही है। अरे क्या मेरी ट्रेनिंग दिया मोहब्बत की दुकान है? एक छोड़िए, शब्द अपनी ये लोग मोहब्बत की सुन दुकान नहीं पा रहे हैं बताइए 9 साल अमिताभ में। सर, ये मोहब्बत एक की अगर दुकान, decent ये मोहब्बत voice की है, तो दुकान आप है सुनो सर। इनकी। सोशल मीडिया ये की इनकी टीम मोहब्बत हमारी की सुनिए दुकान ना, है। कौन सी? मैंने तो कहा समझे? लोकतंत्र में असहमति है, व्यक्तिगत हमले आम बात करके है। गाली सुनिए दे तो रहा है सर। इनका। ये हाँ बोलो अरे अमिताभ काहे जी। गाली- गाली नहीं, गाली ये आप दे रहे हैं देखिए, इनको अमिताभ केवल त्रिपाठी। ये है कि देश को गाली दे रहे हैं। देश में एक परिवार की प्रशंसा, एक परिवार की धन्यवाद। एक परिवार की प्रशंसा अगर इस देश में कोई नहीं करेगा, उस चैनल का समय खराब जी, कर रहे हैं। बोलिए। हम सब लोगों का समय खराब बोलिए कर रहे हैं। अमिताभ जी, बोलिए। सिर्फ अमिताभ की आवाज जाएगी। अगर अमिताभ देखिए, बोलिए आप, कांग्रेस- बाकी सबकी देखिए, आवाज बंद करो, सिर्फ अमिताभ त्रिपाठी बोलिए। कांग्रेस सुरेंद्र, देखिए मैंने तो कोई ऐसी बात की भी नहीं, बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखी, इनको सुझाव भी दिया था। राहुल गांधी जी स्वयं देख रहे होंगे कि वो उनके जो प्रवक्ता हैं वो कैसे मोहब्बत की दुकान की जो उसकी फ्रेंचाइजी खोली है वो किस तरीके से। इनकी ट्रेनिंग यही है, एक परिवार के बारे में उसका स्तुतिगान करो। ये जो बात करें वहां से पैसा लिया, ये सब इनका कैरेक्टर रहा है, ये यही करते रहे हैं 50 साल तक। ओके, ये फराज पैसा की दुआई, देते रहे लोगों बहुत को, शुक्रिया अमिताभ जी। फराज की दुआई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुद्दों के आधार पर बीजेपी या मोदी को घेरना क्यों नहीं जाता है? देखिए ब्रजेश जी, कौन सी ऐसी बात अमिताभ त्रिपाठी ने कह दी जितनी आग लग गई? मैं अमिताभ त्रिपाठी जी पे ही आ रहा हूं। ब्रजेश जी, अमिताभ त्रिपाठी जी ने दो बातें बोली। एक बोली कि इन्होंने हमारे पास मुद्दे नहीं है, और दूसरा मोदी साहब को हम लोग घेरते हैं। देखिए, मैं अमिताभ त्रिपाठी जी से बताना चाहता हूं कि सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने भी बोला और मैंने भी बोला कि हमारे पास महंगाई मुद्दा है, हमारे पास बेरोजगारी मुद्दा है, हमारे पास पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा है, हमारे पास मणिपुर का मुद्दा है, हमारे पास टमाटर का मुद्दा है, हमारे पास महिला सुरक्षा का मुद्दा है। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो सवाल तो उनसे ही पूछा जाएगा। अब ये सवाल कि अगर देश के ऊपर 2014 में ब्रजेश जी कर्ज 50 लाख करोड़ का था अप्रॉक्सीमेटली, और ये 2023 में बढ़ के 155 लाख करोड़ हो गया है, तो हम ये नरेंद्र मोदी जी से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से नहीं पूछेंगे तो क्या ब्रजेश मिश्रा जी से बिल्कुल पूछेंगे? पूछिए, तो सवाल तो उनसे ही होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे बड़े भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत जी अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, उनकी बात कट गई। जो अमिताभ त्रिपाठी पता जी नहीं क्यों लोग क्रोधित तो कुपित हैं। नहीं, मैंने वो, डिबेट देखिए- के प्रारंभ में देखिए, कहा वो कोई देश का दुश्मन नहीं है सर, बिल्कुल- मुद्दों बिल्कुल पर सही बोल रहे असहमति लोकतंत्र की खूबसूरती है सर। अच्छा, दूसरी बात, अब आ गई बात ब्रजेश जी के मुद्दों की। आप ये बताइए, राजपूत जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 58 पैसे से बढ़ा करके 32 रुपए कर दी गई, पेट्रोल पर 9 रुपए 50 पैसे से बढ़ा करके 31 रुपए 90 पैसे कर दी गई। तो ये जो देश की भोली भाली जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये मुद्दा है, और ये डाका डाला जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बेचारे तो सवाल पत्रकार ने वही प्रधानमंत्री तो जी से कहा कि पूछा जाएगा। मुद्दों के आधार पर घेरो, आप सर बंदूक लेके चढ़ गए। दूसरी बात वही तो कह रहे थे कि मुद्दा लाइए और मोदी को घेरिए। तो ब्रजेश जी, कौन सा आपसे कह रहे थे कि गलत करो? जी ने और मैंने सुरेंद्र भी जी तमाम बंदूक मुद्दे लिए गिना सोच दिए। रहे हैं कि बोलना मत, नहीं मार देंगे। ब्रजेश जी, हम लोग मुद्दे ही तो गिना रहे हैं, लेकिन अमिताभ त्रिपाठी जी को मुद्दे समझ ही में नहीं आ रहे हैं। और जवाबदेही तो प्राइम मिनिस्टर साहब की होगी पहली बार। बैठ जा रहे हो भाई, दूसरी महंगाई की बात कर अरे रहे हो, विधायक महंगाई जी, पर विधायक जी, चर्चा आपके नहीं कर रहे। टाइम पे हम बस लोग एक नहीं बोले। आपके पास 30 सेकंड और बचे हैं, 1 सेकंड नहीं राजेश जी, बीच में नहीं प्लीज। अखिलेश यादव जी को फराज जी बोलिए, समझाइए। फराज भाई बोलिए।
जी जी दूसरी बात Complete अखिलेश करिए, यादव जी दूसरी को बात ये है कि समझाइए। जो बोलते रहें सर आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरे पहले विधायक जी से बोलिए कि इंटॉलरेंस घर पे छोड़कर आया करें। भारतीय जनता पार्टी की यही प्रॉब्लम है सर क्या कि ये लोग करें, बहुत सदन ज्यादा में मौका intolerant है। नहीं मिल रहा, तो अब यहाँ तो बोलने का थोड़ी छूट तो चाहिए सर। जी दूसरी यही नहीं बोलने दे रहे हैं। दूसरी सदन में बात- यही नहीं बोलने दे रहे हैं। अब भाई, यही असेंबली तो में नहीं अभिव्यक्ति मौका की मिल रहा है आजादी सर, सदन क्या में भी करें? छीन ले रहे हैं हमसे। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ब्रजेश जी ये है कि अच्छा हम तो कह प्रधानमंत्री रहे हैं जी, आइए महंगाई पे अरे डिस्कस आप करिए, इन्हीं को बोलने दिया, चर्चा चलिए करिए। बोलने दिया। हमें आप कंप्लीट करो। 10 राजेश जी संयम, 10 सेकंड बचे, आप कंप्लीट करो, फिर ये ना कहना टाइम नहीं दिया। है। दूसरी बात यह है ब्रजेश जी कि प्रधानमंत्री अभी खूब शेरो शायरी हो रही थी, हमारे जो अभी चैनल से भी आपके यहाँ काफी शेरो शायरी हुई, तो एक बस 10 सेकंड में मैं एक शेर कह करके प्रधानमंत्री जी को नजर करके अपनी जवाब बात भी खत्म देंगे कर राजपूत दूंगा जी से। कि भले आदमी आज थोड़ा नाराज हैं। कि मुबीन अहमद मैशर साहब का एक बहुत बड़े शायर थे, उनका एक शेर है कि है अमीर कारवां से मेरी अर्ज मुखलिसाना, जो बढ़ा है अपनी हद से बहुत चला नहीं है। 2024 के बाद इनकी शुक्रिया चाल आपका। धीरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अरुण और राजभर। 2024 में इंडिया की सरकार बनने थैंक जा यू रही है। अरुण राजभर, ये क्या बात है आज सुरेंद्र जी इतना क्रोधित, कुपित और काफी हाँ क्या है? मोहब्बत के दुकान में नफरत की बाजार चल रहे हैं, तो भाई अब नफरत इस समय लाल हो जा रहा है। ये एनडीए की ताकत देखकर इतनी दहशत हो गई है और इतनी बौखलाहट हो गई है कि अब हमको जनता का समर्थन कैसे मिले? चिल्ला कर मिले, चाहे हमको गरिया के मिले, चाहे जिनसे मन वैसे मिले। अब पत्रकार कोई सलाह दे दे तो भाई गर्म हो ही जाएंगे, कोई नेता सलाह दे दे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इनको जो ये चाह रहे हैं कि जो ये मोहब्बत की एक दुकान में नफरती लोग भरे हुए हैं, चाहे वो केरल के मुस्लिम लीग वाली पार्टी है, क्या कहते थे, मंदिर के सामने हम चढ़ा देंगे हिंदुओं को फांसी। सर आप तो नैतिकता की बात ना करो, आप तो माँ बहन की गाली देने वाले लोग हो सर। मैं माँ बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, बात यह है कि अभी INDIA में जो विपक्षी नेता एकजुट हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं। अभी आप रोहिंग्या मुसलमानों को आप भर्ती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं तुम गोली चलाओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। धन्यवाद। मैं राजेश चौधरी को 20 सेकंड देता हूँ, फिर फिर नेक्स्ट 20 सेकंड सुरेंद्र जी के लिए होंगे। अनइंटरप्टेड राजेश चौधरी 20 सेकंड बोलिए। देखिए ये सब बेनकाब चेहरे हैं, जनता इनके बारे में जानती है। केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के कुकर्मों को छिपाने के लिए ये एकत्रित हो रहे हैं। जनता का मन बना हुआ, एक बार फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जिस तरह देश को आगे ले जा रहे हैं और ये लगातार ऐसे ही होते रहेंगे। 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 और ये 27 में भी उत्तर थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी, जनता को ये इस तरह से नहीं चेंज कर सकते। थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत जी 20 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलिए। सर कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये ब्रजेश जी आपके लिए है। पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग तो इस पर चलेंगे ब्रजेश भाई। और रही बात, एनडीए में भगदड़ मच गई है। कल पीपुल अलायंस ने रास्ता नापा है, हो सकता है 10-12 दिन बाद ये इनको मंत्री ना बनाया जाए, राजभर जी को, ये वापस आ जाए। कोई शेर बचा है फराज भाई, अब खत्म? शेर बचाओ। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अरे ठीक है, गाली तो नहीं दे रहे हैं आपकी तरह भैया, मुशायरा ही करा रहे हैं। बहुत बढ़िया। कौन चैनल है जो मुशायरा पॉलिटिकल लोगों से करा देगा सर? ब्रजेश जी एक और वो केवल भारत समाचार की काबिलियत है, यहाँ मुशायरा भी हो जाता है। बोलो सर, फराज सर बोलिए आप। जी जी ब्रजेश जी, देखिए अभी आपने ही अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट एक दिया था जिसमें बोला था कि विपक्ष जो है वो भी देश का भला चाहता है और सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। तो इसमें भी एक बड़ा अच्छा शेर है, वो इत्तेफाक से मेरे सामने लिखा हुआ है कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। इंसान अगर हो तो हर एक जुल्म को कुचल दो, गुलशन को बचाना है तो माली को बदल। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा जी, क्यों ना एक दिन ऐसी कोई डिबेट किया जाए जिसमें सिर्फ शेरों के जरिए जवाब दिया जाए। अरे बिल्कुल सही था, ठीक रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक बात। राजेश चौधरी को मैं तैयारी का मौका देता हूं, थोड़ा होमवर्क कर लें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।